नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवीन सचान। ये भी मुद्दा में आज बात उस मेहनतकश मजदूर की जो काम की तलाश में अपना घर बार, गांव, इलाका, राज्य छोड़कर दूसरे राज्य की तरफ रुख करता है। राज्य की सीमाओं को लांघता हुआ मेहनत और मजदूरी करता है, लेकिन उसे न तो सही से मजदूरी मिलती है और न ही उसके वो हक जो सरकार ने कानून के जरिए उसके लिए आवंटित किए हैं। विकास, श्रम और शोषण, ये तीनों ही एक दूसरे के पर्याय हैं। और अगर बात आदिवासी मजदूरों की हो तो शोषण की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। पर्वत, जंगलों और दूर दराज के छोटे छोटे आदिवासी गांवों से जब ये शहरों में आते हैं तो भौचक्के रह जाते हैं और ठीक से अपना नाम भी नहीं बता पाते हैं और फंस जाते हैं आधुनिक कही जाने वाली दुनिया के भंवर में। आपका नाम? यहाँ कैसे आए दिल्ली? तो आप कहाँ, किस जिले की रहने वाली है? कौन सा जनजाति है आप? मुर्मू का है ना। दिन रात मेहनत कर पसीना बहाने के बाद भी इन मजदूरों को न तो उचित मजदूरी मिलती है, न ही इन्हें दूसरे सरकारी लाभ। हालांकि इन मजदूरों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने अनेक कानून बनाए हैं। इन्हीं में से एक है अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक कानून, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979। इसमें ये प्रावधान किया गया था कि जब कोई ठेकेदार किसी ब्रांच से 10 या इससे ज़्यादा मजदूरों को किसी जगह काम करवाने के लिए, किसी उद्योग में काम करवाने के लिए लेके जाएगा तो उसको वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा के जाना चाहिए और उसकी जिम्मेदारी है कि उनका आने जाने का खर्च, उनकी देखभाल, काम मिलने तक उन लोगों के लिए आवास का और खाने का, दवाई का इंतज़ाम उसका ठेकेदार करेगा। लेकिन ये कानून देश का सबसे कम इम्प्लीमेंट होने वाला कानून है। कानून तो है, प्रावधान भी, जो कि सुनने में मजदूरों की हितों की रक्षा और उसकी बेहतरी के प्रतीक होते हैं। सवाल इसके प्रावधान पर नहीं बल्कि इसके जमीनी अमल पर है। कागजों पर मजबूत दिखने वाले कानून की जमीनी सच्चाई बेहद कड़वी है। मजदूरों की तो क्या कहें, ठेकेदारों को भी इन कानूनों के बारे में पता नहीं है। क्या कानून है, हम लोग को तो इसका कोई जानकारी नहीं है। ये स्थिति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की है। देश के दूसरे राज्यों की स्थिति इससे भी बदतर है। सवाल उठता है कि अंतर्राज्यीय पलायन भी जारी है और कानून भी है, तो फिर कानून का पालन होने में अड़चन क्या है? इस कानून की जो सबसे बड़ी कमी है कि ठेकेदार को जहाँ से वो लेबर ला रहा है वहाँ पंजीकृत होना चाहिए और उसका जहाँ वो ला रहा है, जहाँ के लिए ला रहा है, वहाँ पंजीकृत का कोई प्रावधान नहीं है। कानून में एक प्रावधान तो ये भी है कि राज्य सरकार अगर चाहे तो अपने राज्य के मजदूरों की सहायता के लिए दूसरे राज्यों में नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर सकती है। राजधानी दिल्ली में राज्य सरकारों ने राजकीय और शासन कार्यों के लिए बड़े बड़े दफ्तर खोले हैं, जहां पर वरिष्ठ अफसरों की फौज दिन रात काम करती है। लेकिन जब बात आती है प्रवासी मजदूरों की तो कोई भी अफसर बात करने को तैयार नहीं होता है। मसला गंभीर है कि जिस कानून को श्रमिकों के हितों के लिए संसद ने बनाया, उसका लाभ उस वर्ग को आखिर अब तक क्यों नहीं मिला है। शोचनीय है वो भी उस समय जब आदिवासी समाज का एक बड़ा तबका विभिन्न कारणों से सरकारों के खिलाफ मुखर हो और सरकार उस तबके को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रयासरत हो। ऐसे में इस कानून का ठीक से लागू न हो पाना हमारी पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ प्रेम बहुखंडी, राज्यसभा टीवी। और देश में इस वक्त करीब मोटा आंकड़ा 30 लाख से ऊपर का है, जब हर साल मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ रुख करता है काम की तलाश में। लेकिन सरकार ने जो कानून बनाया था, यानी कि प्रवासी श्रमिक कानून, उसका फायदा शायद ही किसी को मिलता हो, क्योंकि ज़मीनी हकीकत बहुत ही कड़वी है।
समझने की कोशिश होगी कि आखिर चूक कहां पर हो रही है। जिन मजदूरों की बेहतरी के लिए संसद ने कानून बनाकर तैयार किया, उसे अमल में लाने के लिए दिक्कतें कहां पर हैं। हमारे साथ 4 खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, जिनका मैं परिचय करा दूं। मेरे साथ हैं लक्ष्मीधर मिश्रा जी, जो कि पूर्व लेबर सेक्रेटरी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मेरे सहयोगी प्रेम बौखंडी हैं, जिन्होंने की ज़मीनी हकीकत समझने की कोशिश की और इस पर रिसर्च की है। प्रेम, स्वागत है आपका। और अशोक सिंह जी हैं, जो कि इंटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और राजपाल अरोरा साहब हैं, जो कि सेक्रेटरी हैं बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। राजपाल जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में लक्ष्मीधर जी आपसे शुरू करूँ। वाकई एक बड़ी समस्या थी श्रमिकों के लिहाज से कि वो अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं अपना घर बार छोड़कर, तो उनके हितों का पालन होना चाहिए, उनके हितों की रक्षा के लिए। शायद यही मंशा रही होगी जब ये कानून बनाया गया होगा। क्या पूरा उस वक्त बैकड्रॉप था? और जिस तरीके से कानून के प्रावधान थे वो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आज के दौर में आपने देखा हकीकत बहुत कड़वी है। शायद ही कोई राज्य हो जहाँ पर इस पर अमल हो रहा हो। जब भी कानूनी व्यवस्था हम बनाते हैं तब बहुत मंशा तो बहुत ही अच्छी रहती है। और ये कानूनी व्यवस्था एक कॉम्पैक्ट कमेटी के सिफारिश के आधार पर बनाया गया था, पारित हुआ था संसद में 1979 में। 40 साल बीत गई, लेकिन आज हमारे सामने कई विडंबनाएं हैं जिस कारण से कानूनी व्यवस्था का सही तरीके से परिपालन या कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। पहली विडंबना है कि जो लोग दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं, व्यथा पहुंचाते हैं, वो नहीं जानते हैं कि व्यथा क्या है, पीड़ा क्या है। जो लोग दूसरों के आंखों से आंसू बहाते हैं, वो लोग नहीं जानते हैं कि आंसू क्या है और आंसू को कैसे पोंछ सकते हैं हम। तो ये जो स्थिति है, जिस स्थिति में बहुत ही भारी संख्या में प्रवासी मजदूर आज अवस्थापित हैं, वो नहीं जानते हैं कि पीड़ा का कारण क्या है। और ये स्थिति के ऊपर उनका कोई नियंत्रण नहीं है और स्थिति का कोई विकल्प भी नहीं है, क्योंकि जिस इलाके से आते हैं वो अनग्रसर इलाका है और भूखमरी का इलाका है, सूखाग्रस्त इलाका है। और यहाँ उनके काम धंधे के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई विकल्प व्यवस्था नहीं है, इसलिए तो आ जाते हैं। लेकिन जो व्यवस्था है आने के, उनको पहुँचाने के लिए डेस्टिनेशन पॉइंट पर, वो व्यवस्था बिल्कुल बुरी है, क्योंकि बिचौलियों के द्वारा उन लोगों का रिक्रूटमेंट होता है और रिक्रूटमेंट के समय उनको पेशगी दी जाती है और ये पेशगी शोषण का प्रमुख कारण बन जाता है। पेशगी जब तक अदा न कर पाएंगे तब तक ये कार्यस्थल छोड़कर दूसरे जगह पर नहीं जा पाएंगे, एक नियोक्ता को छोड़कर दूसरे नियोक्ता के पास नहीं जा पाएंगे, और कुछ भी दस्तावेज हो, दलील हो, कागजात हो, उसका प्रति उनको उपलब्ध नहीं दिया जाएगा। ये सारे बिचौलियों के पास ही रहता है। कि आप कहें कि बिचौलिया इसमें एक बड़ी समस्या है। अशोक जी, क्योंकि आप जुड़े हुए इंटक के साथ में, कानून बहुत बेहतर है, लेकिन जिस तरीके के प्रावधान है और आज का जो समाज, या फिर मैं कहूँ कि आज की बदलती दुनिया है, उस दौर में क्या इसे लागू कर पाना इतना मुश्किल है, मैं कहूँ कि नामुमकिन हो चला है कि कोई भी इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहा है? देखिए, कानून है, उसका पालन नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं कि पालन नहीं हो सकता है, हमारी इच्छा शक्ति का अभाव है। कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल दोनों के लिए कानून है। हु इज इन्वेस्टिंग कैपिटल, उद्योग बिना दो चीजों के नहीं, उसने गांधी जी ने कहा था, एक पूंजी जो लगाता है वो, और दूसरा जो श्रम। बिना श्रम और पूंजी के दोनों चीजें जब एक साथ न हो तब तक कोई उद्योग हो नहीं सकता है। क्योंकि जो पूंजी लगाता है वो कानून का भी संरक्षण मिलता है, उसको रिकग्निशन भी होती है, उसका रिगार्ड भी होता है, उसका रिस्पेक्ट भी होती है। लेकिन जो श्रम, ह्यूमन कैपिटल, जो अपनी जिंदगी को लगा देता है, उसके लिए कानून है, लेकिन कानून वहां तक पहुंच नहीं पाता, उसकी मॉनिटरिंग नहीं होती। जैसे कॉन्ट्रैक्टर है, अब अभी आपको मैं बताऊं, आपने कहा 30 लाख, पूरे देश में करीब 6.5 करोड़ 6.5 करोड़ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं। दे आर लिविंग इन द वेरी वेरी बैड कंडीशन। उससे ज़्यादा बुरी हालत में रहने वाला कोई मजदूर नहीं इस देश में। माने जो खेतिहर मजदूर है उससे भी बुरी कंडीशन में ये लोग रहते हैं। ये जानवरों की तरह कॉन्ट्रैक्टर इनको ले जाता है, कमरे में डाल देता है, सुबह फिर ले आता है। उनके बच्चे सड़कों पे टहलते हैं नंगे। नो एजुकेशन, नो हेल्थ केयर, नो सिक्योरिटी, नो सोशल सिक्योरिटी, नथिंग, नो मिनिमम वेज इवन। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसकी ड्यूटी होती है कि ये कानून जो इनके लिए बना है उसको लागू कराए, ये देखे, वो देखे कि जो मिनिमम वेज है, जो सोशल सिक्योरिटी है, जो उनका हेल्थ केयर है, वो उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन आपने कहा कि जो प्राइमरी, जो मैं कहूँ कि नियोक्ता है उसकी लिहाज से, लेकिन प्रेम, जो ज़मीनी सच है, क्या जो लेबर या फिर जो माइग्रेंट आता है,
न तो उसको पता है जिसके ज़रिए वो आ रहा है, यानी कि जिन ठेकेदारों या बिचौलियों के ज़रिए आता है उसको भी नहीं पता, और जहाँ पर वो काम कर रहा है क्या वाकई उनको भी नहीं पता है। समस्या है कहाँ, शुरू कहाँ से होती है? तो पता होता सबको है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता है। जो इतनी बड़ी पूंजी लगा रहा है, सारे कानूनों की जानकारी, अगर कानूनों के वायलेशन की बात आती है तो बहुत साफ तरीके से कानूनों का वायलेशन कर रहा है, उसे पता है। प्राइमरी बात यहाँ पर आ रही है जो कि जब हम उससे पूछते हैं कि भाई आपके यहाँ माइग्रेंट लेबर काम कर रही है और माइग्रेंट लेबर को लेकर जो कानून है क्या आप उनका पालन कर रहे हैं, तो कहता है मेरे यहाँ तो कोई माइग्रेंट लेबर काम ही नहीं कर रही, मेरे तो गेट पे लोग सुबह आते हैं और मैं उनको नौकरी दे देता हूँ, और वो कहाँ से आते हैं, कौन आते हैं, क्या है, वो उससे लेना देना नहीं है। अशोक सिंह जी ने बहुत बढ़िया बात बोली कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, जब तक इस कानून के अंदर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी को फिक्स नहीं करेंगे तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि ये कानून का पालन हो पाएगा। क्योंकि जो बिचौलिए हैं अभी की डेट में जिस कानून में भी लिखा हुआ है कि वो कॉन्ट्रैक्टर दोनों स्टेट में रजिस्टर्ड होना चाहिए, सोर्स स्टेट में भी रजिस्टर्ड होना चाहिए और डेस्टिनेशन जहाँ से लेबर आ रही है, श्रमिक आ रहा है वहाँ पर भी होना चाहिए, काम चल रहा है वहाँ पर भी चलना है। अब ऐसा कोई मूर्ख होगा जो दोनों स्टेट में करेगा, वो तो बहुत सिंपल सी बात है। वो दिल्ली में रजिस्टर्ड है, उसको दिल्ली में लेबर चाहिए, वो जाता है उड़ीसा में, वहाँ से एक बुनियादी फिर आता है, अपने उसके एजेंट हैं, गुर्गे हैं अलग अलग गांव के अंदर, खासकर ट्राइबल इलाकों में, आदिवासी क्षेत्रों में उसके लोग हैं, वो उनको कहता है कि मुझे 200 लोग चाहिए, और 200 लोगों को ट्रक में भर के या ट्रेन में डाल के और किसी तरह से लेके आ जाता है। और ऐसी स्थिति में अच्छा दूसरी बात जो हम डाटा की बात कर रहे हैं, NSSO 2007 की रिपोर्ट कह रही है कि ज़्यादातर इस तरह के जो माइग्रेंट लेबरर हैं जिनका प्रतिशत अगर हम देश के टोटल में देखें कि हर चौथा आदमी माइग्रेंट है, हर चौथा आदमी अप्रवासी है भारत के अंदर, और वो अप्रवासी में बड़ी संख्या आदिवासियों की है। ऐसी स्थिति में उनका गांव-गांव में उनके एजेंट फैले हुए हैं और कोई इसको जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है, कोई तैयार नहीं है। राजपाल जी, क्योंकि आप बिल्डर एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं और जहाँ पर सबसे ज़्यादा, जैसे कहा अशोक जी ने कि सबसे ज़्यादा जो लेबर है उसकी वहाँ पर खपत होती है, दिक्कत क्यों है? क्यों सरकार के बनाए एक ऐसे कानून की मैं कहूँ कि अवहेलना खुलेआम होती है उस सेक्टर की ओर से जो सबसे बड़ा नियोक्ता है? क्या वाकई उनको लगता है कि हम वो हक देंगे तो शायद हमारे प्रॉफिट कम हो जाते हैं, या फिर सरकार के इस कानून का भय नहीं है, या फिर कुछ और वजह है? देखिए, ये जो सिस्टम है, जो आप लोगों ने, मिश्रा जी ने भी कहा, ये सबको पता है कि ये बीच में एक बिचौलिया है। ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को कहिए, जो गवर्नमेंट है या कोई बिल्डर है, या लेकिन जो कंट्रैक्टर है, अब कंट्रैक्टर में भी कई कैटेगरी हैं। जो काम का तरीका है वो ये है कि लोहा मोड़ना है, बार बेंडर है, उसका किलो के हिसाब से रेट है, वेजिस के साथ उसका कोई ये नहीं। उन कागज़ों को सारों को हर चीज़ का ऐसे फर्श डालने का, चुनाई करने का एक ये बना हुआ है। इसको पेटी कंट्रैक्टर कोई कहते हैं, कोई उसको मतलब अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो जो इतनी लंबी ये है, आज की स्थिति ये है कि एक बहुत अच्छा सरकार ने यह किया है, यूविन कार्ड, उसकी रिकॉग्निशन ही नहीं है। जैसे अभी आपने दिखाया कि उसका नाम ही नहीं पता उसको। जब तक वो रजिस्टर्ड वर्कर नहीं है, जब तक उसका कार्ड नहीं है, कार्ड इज ए मस्ट, और ये लिखा हुआ, ये प्रावधान में है, ये इसमें उसका कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड में या जो भी है, अब वो उसमें उसका नाम होना चाहिए, उसका घर का पता। और सबसे ज्यादा जो वेजिस वाला सवाल तो ये कि जो मजदूर या जो श्रमिक आता है वो गरीब इलाके से आता है, अनपढ़ होता है, उसे जानकारी नहीं होती है, लेकिन जिम्मेदारी तो उस शख्स की है जो उनको लेकर आता है, या फिर जो नियोक्ता है जो उसे काम दे रहा है। ये जिम्मेदारी क्या उनकी नहीं है कि उनका रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसके बाद उनको तमाम सहूलतें मुहैया कराएं जो कि कानून कहता है, और उसके लिहाज से उनको पेमेंट हो? वही चीज़ जो एक इसको अब आगे बढ़ाना है, या वही पीछे का ही है। इसी के लिए आज देखिए बहुत अच्छा टाइम आ गया है। आधार कार्ड है उसका, मैक्सिमम लोगों के पास अब आधार कार्ड है। मैक्सिमम लोग उसमें किस इसमें कैटेगरी में वो काम कर रहे हैं, उनकी उस इसमें रिकॉग्निशन होनी चाहिए। मैं ठेकेदार हूँ, मुझे अपनी साइट पे अगर 500 आदमी है, मेरे लिए कैसे पॉसिबल है कि ये मैसन है, ये कारपेंटर है, ये बार बेंडर है, ये मैंने आगे स्टाफ रख रखा है, मैंने आगे ये रख रखे हैं। तो इसको करने के लिए जो सिस्टम में थोड़ी सी चेंज है, और बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं, L&T में कोई दिक्कत नहीं है।
और छोटियां भी करेंगी। देखिए सबसे मेरा जो अपना ये है, हालांकि वो इंडस्ट्री इसके ये उसका वेजेस जो है उसके अकाउंट में जाना चाहिए, जो कि मनरेगा में इनमें जो गवर्नमेंट चाह रही है और सारे चाहते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? आप करेंगे उसको पूरा सिस्टम को ई सिस्टम के साथ जोड़ देना चाहिए। इसमें एक दिक्कत ये भी है ना, जो बता रहे हैं कि ये तो जो लेबर आ रही है 1-1, 2-2 महीने के लिए आ रही है, वो सरिया मोड़ने के लिए आ रही है, सरिया मोड़ के चली जा रही है। दूसरा गड्ढे खोदने के लिए आ रहा है, गड्ढा खोद के चले जा रहा है। प्रश्न तो है कि वो लंबे समय के लिए यहाँ रहेगा, तब तो रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे। और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर क्योंकि जिम्मेवारी ले नहीं रहा, इंपॉर्टेंट है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जिम्मेवारी नहीं ले रहा, मजदूर यूनियन खामोश बैठी हुई है, या उनको पता नहीं है या वो खामोश बैठी हैं। हर चौथा आदमी यहाँ शोषण का शिकार हो रखा है, किन हालतों में रह रहे हैं किसी को पता नहीं है। तो वो जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसको तो कहीं ना कहीं हम सीधे सीधे जिम्मेवार मान सकते हैं, वो कानून में कहीं बदलाव की जरूरत है। बाकी मिश्रा जी की जो प्रावधान है ये अपने आप में बहुत मुश्किल है कि जब ये कानून का प्रावधान ये कहता है कि जो नियोक्ता है वो दोनों जगह रजिस्टर्ड होना चाहिए, और जैसे कि प्रेम ने कहा कि बहुत मुश्किल काम है, कोई भी नियोक्ता आजकल जहाँ पर काम कर रहा है वहीं पर रजिस्टर्ड होता है। लेबर कहाँ से आती है उसके लिए, उसको छिपाने के लिए उसके पास 50 तरीके हैं। क्या इन तमाम प्रावधानों को समय के साथ या आज की इंडस्ट्री के लिहाज से बदलने की जरूरत है? आपको लगता है समीक्षा की जरूरत है इस कानून की? मैंने अपना अनुभव पर ये बताना चाहूँगा। मैंने बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव ऐसे कई जिला मैंने दौरा कर चुका हूँ, जहाँ से लोग बहुत ही भारी संख्या में पलायन कर आते हैं दूसरे इलाकों को। वहाँ पंचायत नहीं जानता है कि कौन है बिचौलियों, कितने कब ये आते हैं और कैसे लोगों को ले जाते हैं। ऑड आवर्स, मिडनाइट आवर्स वो आते हैं क्लैंडेस्टिनली और सरप्टिशियसली, और लोगों को बहुत ही प्रलोभन दिखाकर ले जाते हैं। पंचायत की कोई भूमिका नहीं है, पंचायत के पास कोई भी जिम्मेदारी नहीं है और कुछ भी डाटाबेस नहीं है। अगर ओरिजिनेटिंग स्टेट से डाटाबेस एक बनाया जाए और उसको डेस्टिनेशन स्टेट के साथ शेयर किया जाए, कौन कौन आ रहे हैं और कितने अवधि के लिए और कहाँ काम करेंगे, इन सब बारे में अगर हम इतना स्पष्ट हैं और डाटाबेस नहीं है तो फिर नियंत्रण असंभव होगा। तो नियंत्रण का ये पहला आधार होगा कि हम एक डाटाबेस बनाएं, पंचायत को जिम्मेदार करें और जो लोग आते हैं उनके बारे में सारी प्रतिवेदन हमारे पास उपलब्ध हो और डेस्टिनेशन स्टेट को भी उपलब्ध किया जाए। क्योंकि ये जो समस्या है ओरिजिनेटिंग स्टेट और डेस्टिनेशन स्टेट के बीच में सहयोग की बात है। अभी जो समस्या है कि डेस्टिनेशन स्टेट में अधिकारी लोग कहते हैं कि अपने आप आते हैं, अपने आप चले जाते हैं। वो गरीबी और बेरोजगार के लिए, भुखमरी के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं और उन लोगों के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, जो कि बहुत ही असंवेदनशील बात है। और जब तक ऐसे ही असंवेदनशील भावना हमारे मन में बरकरार रहेगी तब तो समस्या का, उलझन का कुछ भी समाधान नहीं हो पाएगा। अशोक जी, जैसे कि कहा मिश्रा जी ने, वाकई जो जहाँ से शुरू होते हैं यानी कि जिस जगह से वो चलते हैं, कोई ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं किया गया कि वहाँ पर उनका स्टेशन हो। इवन ग्राम पंचायतें जो है उनके पास डाटा तक नहीं होता है। और दूसरा ये कि जो नियोक्ता है, क्या उनके खिलाफ आप जैसे जो संगठन हैं या फिर दूसरे संगठन हैं वो दबाव डालकर लागू कराने की मुहिम या फिर उन पर इस तरह के कोई प्रयास जो असफल होते दिखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आपने हम आदिवासियों की बात आप करें, ट्राइबल्स की, वहाँ से चलते ही क्यों हैं, किस लिए चलते हैं? मजबूरी में चलते हैं। जिंदगी वो जीते नहीं, जिंदगी उनको जीती है, इसलिए अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए वहाँ से निकलते हैं, अपनी भूख को मिटाने के लिए वहाँ से निकलते हैं, है कि नहीं? अगर हम वहीं पे एक ऐसी व्यवस्था कर दें, द ट्राइबल्स वर लिविंग द फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट बेस्ड कोई ऐसी इंडस्ट्री बैठाएं, कोई ऐसा उद्योग वहाँ लगा दें जो रॉ मटेरियल फॉरेस्ट का हो और इनका श्रम हो, और उसको हिस्सेदार बना दें। नहीं, वो तो आदर्श एक बात बता रहा हूँ, तो वहाँ पलायन नहीं होगा। दूसरी बात, जो प्रिंसिपल, जैसे अभी कंस्ट्रक्शन की बात की मैंने, इसका कंस्ट्रक्शन वेलफेयर फंड जो है हजारों करोड़ रुपए हर स्टेट में पड़ा हुआ है, एसएस काट के हुआ है, लेकिन उसके वेलफेयर के लिए कोई इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। एनी स्टेट्स करीब मोर देन 25,000 करोड़, उसका कोई स्टेट साइकिल बांटने में काम कर रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है, नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जिसके लिए वो वेलफेयर के लिए पैसा इकट्ठा किया गया कानून के तहत। आप करें जिनके हिस्से का पैसा वो किसी और को, यस, वो हो ही नहीं रहा है। ये एकदम जैसे कि क्या कहें, आंख में पानी डालने की बात है, आंख बंद करने की बात है। सीधे कानून के नीचे ही ये सब काम हो रहा है। देखिए, कानून है, नीयत अगर ठीक होना, जैसे हमारे भाई साहब ने कहा, लॉ इज देयर,
एवरीबडी इज नोइंग द लॉ। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर भी जानता है कि लॉ क्या है, लॉ बना हुआ है। जैसे उन्होंने, हमारे भाई साहब ने कहा कि डिफरेंट उसके लिए, बोल्डिंग मेल्डिंग के लिए, छत के लिए, फलाने के लिए, ढकाने के लिए। अरे भाई, लेकिन अगर वो कहीं बड़ी सरिया लेके जा रहा है और अगर कहीं वो मेट एन एक्सीडेंट, कंधा टूट गया, तो वेयर इज द इंश्योरेंस? कहीं कुछ नहीं है। वेयर इज द सोशल सिक्योरिटी? अब सवाल ये कि ये जो लैप्सेस हैं, या फिर मैं कहूँ कि ये लैप्सेस हैं, इसलिए जैसे आपने कहा कि हर स्टेट का यहाँ पे ऑफिस है, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जिम्मेदारी काम फिर तो कौन जो है? एक कैंप, जैसे कहीं सड़क बन रहा है, कहीं निर्माण हो रहा नहीं, पर ये है, जिम्मेदारी वहां पे तो यूनियन कैंप की है ना। ऑफिस, एक ऑफिसरों का हु मेक द लॉ, जो कानून को कार्य एग्जीक्यूट कराता है, वहां पे कैंप करें कि यहाँ पे कितने वर्कर्स हैं, इनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एक सैंपल सर्वे करें। नहीं, लेकिन सवाल ये है अशोक जी कि ऐसे मसलों पर यूनियन या फिर उससे जुड़े संगठन किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या वो क्या कर रहे हैं उन लोगों के अभी साथ? हरियाणा में, राजस्थान में, हर जगह यूनियन ने हिस्सा लिया, भाग लिया, मारुति हो चाहे होंडा हो चाहे जो भी हो। लेकिन वहां पे क्या होता है, लॉ एग्जिस्टिंग है, यूनियन इज देयर, बट स्टेट गवर्नमेंट उसको मानती नहीं। देयर इज ट्राइपार्टाइट सिस्टम कि हम कोई भी मजदूर, कोई भी कानून, श्रम कानून बनाएंगे, आपकी सलाह से बनाएंगे, आपकी राय लेके बनाएंगे। श्रम कानून किसके लिए बनता है? लेबर के लिए बनता है, उद्योग के लिए बनता है। इट इज द लेबर एंड वर्किंग क्लास इंटरेस्ट, इट इज द इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट, इट इज द नेशनल इंटरेस्ट। लेकिन वहां पे केवल जो पूंजी लगाता है उसके इंटरेस्ट को छोड़ के बाकी इंटरेस्ट गौड़ हो जाते हैं। बाकी इंटरेस्ट गौड़ हो जाते हैं। हाँ। मिश्रा जी, आखिर और मैं समझना ही चाहूंगा कि जिम्मेदार कौन है इस सब के लिए? किसकी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी या क्या करना होगा ताकि हम देख पाएं कि वो मजदूर, उसके चेहरे पर खुशी है और जिस दर्द के साथ वो अपने घर को छोड़कर आता है काम की तलाश में, कम से कम वहाँ पर उसका हक तो मिले। चरणों से चरण चले, हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच ले सकते हैं और एक समयबद्ध योजनाबद्ध कार्यक्रम इसके लिए बना सकते हैं। मैं संविधान से शुरुआत करना चाहूँगा। संविधान में जो 7th शेड्यूल है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट है, इसमें जो आइटम 81 है इंटरस्टेट माइग्रेशन के बारे में स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। दिस फॉल्स इन द यूनियन लिस्ट। तो केंद्र सरकार ने जो कानूनी व्यवस्था पारित करना चाहिए था उन्होंने कर लिया है 1969 से। लेकिन कानूनी व्यवस्था का जो जैसे डिसेमिनेशन होना चाहिए उसको फैलाने के लिए कोई पदक्षेप नहीं लिया गया। जैसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई विचार राय रखे हैं इस बारे में, लेकिन उन सब लोगों के पास नहीं पहुंचते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप शुड बी टू मेक द लॉ, द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट available to the masses, to all sections of the society through news media, print, electronic, folk media and so on first. Second, कौन कौन इलाके से आते हैं? हिंदुस्तान में 644 जिला हैं और जो अनग्रसर जिला है, जो सूखा और भूखमरी और गरीबी और बेरोजगार शिकार हैं, वो हैं करीब 45 या 50। जैसे बांदा, बलिया, बस्ती, देवरिया, आजमगढ़, गोरखपुर, मिर्जापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश में, या राजनांदगांव, दुर्ग जैसे छत्तीसगढ़ में, कलाहंडी, बलांगीर, कोरापुट। क्या राज्य सरकारें जिन राज्यों से मजदूर श्रमिक आता है, इन इलाकों को पहले पहचान करना पड़ेगा और इन इलाकों के लिए, क्योंकि यहाँ से मजदूर आते हैं, एक समयबद्ध योजनाबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए कि कैसे हम उसको रोक सकते हैं। वी कांट अरेस्ट माइग्रेशन, क्योंकि संविधान में जो 19 धारा है, राइट टू फ्री मूवमेंट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू अनदर, उसको बंद नहीं कर सकते हैं, रोकना ठीक नहीं, लेकिन उसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं। वो उस कानून में जो दिए गए हैं, कम से कम वो उसका हक उसे मिलना चाहिए। तो अभी महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम है और बाकी डिपार्टमेंटल वर्क्स हैं। मैं आखिरी टिप्पणी अरोड़ा साहब आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको ऐसा लगता है कि इस पूरे मसले पर राज्य सरकारें जो हैं, जहां पर अलग अलग तरीके के काम होते हैं, जहां पर नियोक्ता है, वो राज्य सरकारें इस पूरे कानून को लेकर बिल्कुल आंख बंद किए हुए हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने को लेकर एकदम मैं कहूं कि संवेदनशील नहीं दिखती हैं? अशोक सिंह जी ने बहुत सही कहा कि 27,000 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट ने अभी, और इतने ऑर्डर, सख्त ऑर्डर किए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, लेबर सेक्रेटरी ने गवर्नमेंट ऑर्डर निकाले हैं और आज तक ये स्थिति है कि बोर्ड ही नहीं बने कई जगह, और जो बोर्ड बने हैं वो नाम के बोर्ड हैं, सिवाय हर स्टेट। और यहाँ तो दिल्ली में उन्होंने कह दिया कि हम तो ये सेंटर के ऑर्डर मानते नहीं। अरे भैया, पैसा तुम इकट्ठा कर सकते हो सेंटर के ऑर्डर से, उसको बांटने के लिए तुम्हारे पास प्रावधान नहीं है और ना तुम चाहते हो। उसमें साइकिलें बांटो, साड़ियाँ बांटो,
ये क्या अरोड़ा जी, वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन उन्होंने बहुत आपने कहा कि मंशा नहीं है, धन भी है, कानून भी है, लेकिन जिन्हें लागू करना या फिर जो चाहते हैं वो सिर्फ महज दिखावा करते हुए नजर आते हैं। अगर असल में उनकी मंशा होती तो शायद ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां पर देश के किसी कानून को लागू करना मुमकिन ना हो और उन मजदूरों का उनका हक दिलाना मुश्किल हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज के हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बन रहिए राजसभा टीवी के साथ। नमस्कार। थैंक यू।